Bismillahirrahmanirrahim. I am Israr Anjum and you are watching my legal channel on YouTube. Before starting वीडियो, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली मुफीद वीडियोस आपको मिलती रहें। CPC हम पढ़ रहे हैं और CPC में हमने ज्यूरिसडिक्शन को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। सेक्शन 15 से 18 हमने पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 19, सेक्शन 20 और सेक्शन 21 ऑफ CPC। सबसे पहले हम चलते हैं सेक्शन 19 की तरफ। हमारा जो बेसिक पर्पस है वो ये कैलकुलेट करना है, वो ये बताना है कि कौन सा केस आपने किस कोर्ट में दायर करना है, यानी कि जिस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बनती है उसी कोर्ट में हमें अपना केस फाइल करना चाहिए। इसी के सिलसिले में सेक्शन 15 से सेक्शन 18 तक हमने बहुत तफसील से पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 19 से सेक्शन 21 के तहत, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। सेक्शन 19 में वो बताता है कि अगर आपके साथ रॉन्ग कमिट हुआ है, wrong committed to person or wrong committed to movable property। सेक्शन 19 कहता है कि अगर आपके खिलाफ इन दोनों चीज़ों में से कोई एक काम हुआ है, आपके खिलाफ किसी ने कोई रॉन्ग कमिट किया है पर्सनली। अब जो रॉन्ग कमिट पर्सनली करते हैं उसे कहते हैं टार्ट। टार्ट में आपकी डेफेमेशन भी आ जाती है कि किसी ने आपकी लाइबल या स्लैंडर के तहत डेफेमेशन की, लाइबल कहते हैं। किसी ने इन राइटिंग आपकी डेफेमेशन की या किसी ने ज़बानी बोल के आपकी डेफेमेशन की, तो वो उसने आपके साथ क्या किया, एक रॉन्ग कमिट किया। दूसरी चीज़ ये बताता है कि अगर किसी ने आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, को उसके साथ कोई रॉन्ग कमिट किया, तो इन दोनों सूरतों में आप केस कहाँ पे दायर करेंगे, जिसकी ज्यूरिसडिक्शन बनती हो, जिस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बनती हो। तो ऐसी सूरतों में वो आपको दो ऑप्शन देता है। जो पहला ऑप्शन है जहां पे आपका रॉन्ग कमिट हुआ, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी की डेफेमेशन की लाहौर में, लाहौर की किसी ऐसे बाजार में ए ने बी को गालियां निकाली या उसको बुरा भला कहा, तो लाहौर में ये रॉन्ग कमिट हुआ। अब अगर बी चाहे तो वो लाहौर में ये केस पुट अप कर सकता है कि इसने मेरी डेफेमेशन की है तो लिहाजा कंपनसेशन मुझे दिलवाई जाए। दूसरा वो केस कहाँ पे कर सकता है, कि जहां पे आपका जो डिफेंडेंट है वो या रिजाइड करता है या कैरीज ऑन बिजनेस करता है। अब जो ए है उसने डेफेमेशन तो की लाहौर में, लेकिन रहने वाला वो फॉर एग्जांपल बहावलपुर का है। तो अब बी के पास दो ऑप्शन होंगे, या तो वो लाहौर में उसके खिलाफ केस कर सकता है जिसकी लोकल ज्यूरिसडिक्शन में उसकी डेफेमेशन हुई है, जिस कोर्ट की लोकल ज्यूरिसडिक्शन में उसकी डेफेमेशन हुई है, या वो बहावलपुर की उस कोर्ट में कर सकता है जिसकी लोकल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर डिफेंडेंट या तो रिजाइड करता है या फिर कोई बिजनेस रन करता है। तो सेक्शन 19 हमें बताता है कि अगर आपने
टार्ट की कंपनसेशन या अपने मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ रॉन्ग की कंपनसेशन के लिए कोई सूट दायर करना है तो वो आप दो जगहों पे कर सकते हैं, या जहाँ पे आपका जो रॉन्ग कमिट हुआ है वहाँ पे, या जहाँ पे डिफेंडेंट रिजाइड करता है, बिजनेस करता है, वहाँ पे। उसके बाद चलते हैं सेक्शन 20 की तरफ। सेक्शन 20 में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो सेक्शन 19 है वो हमें बताता है कि आपका पर्सन इन पर्सन यानी कि टार्ट आपके मूवेबल के साथ या आपके साथ कोई टार्ट कमिट हुआ है तो आपने कहाँ पे सू करना है। जो सेक्शन 20 है वो हमें बताता है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में आपने कहाँ पे सू करना है। इसमें वो बताता है कि अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको ब्रीच कर दिया गया है दूसरी पार्टी की तरफ से, तो अब आपने वो केस कहाँ पे दायर करना है। उसमें वो 3 ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन जहां पे डिफेंडेंट रिजाइड करता है। दूसरा ऑप्शन वो देता है वेयर वन ऑफ द डिफेंडेंट रिजाइड्स। यानी कि अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट हैं तो उनमें से कोई एक जिस कोर्ट की लोकल जुरिस्डिक्शन में रहता है वहां पे आप केस दायर कर सकते हैं। तीसरा जो उसमें ऑप्शन देता है जो इंपॉर्टेंट है वो है कॉज ऑफ एक्शन होली और पार्टली। अब इनको समझने के लिए मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूं। 2 बंदे हैं ए और बी। ए लाहौर का रहने वाला है और बी है कराची का रहने वाला। अब बी क्या करता है, बी ए को ऑर्डर करता है कोई चीज़ कि आप ये चीज़ें जो हैं ये मेरे लिए आप जो लाहौर एयरपोर्ट है वहाँ पे रखवा दो। अब ए क्या करता है, एयरपोर्ट पे उन चीज़ों को कराची भिजवाने का बंदोबस्त कर देता है, लेकिन उसके बाद बी क्या करता है, बी पैसे देने से मना कर देता है। अब ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ इन चीज़ों का कि वो ए ने पहुंचानी है कराची। अब बी ने पैसे देने से जब इनकार किया तो क्या हुआ, आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया। जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ लाहौर में तो ए के पास ये ऑप्शन है कि वो या तो लाहौर में केस कर सकता है कि मेरे साथ ये ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, या वो दूसरी सूरत में कराची में केस कर सकता है जहां पे उसका डिफेंडेंट जो है जिसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है वो रिजाइड करता है, यानी कि बी। ये तो होगी इसकी पहली एग्जांपल। अब जो एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हैं उनके बारे में एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल 3 बंदे हैं ए बी सी। ए मरी में रहता है, बी लाहौर में रहता है, सी कराची में रहता है। अब ये तीनों इकट्ठे हो गए, फॉर एग्जांपल बहावलपुर में ए बी और सी तीनों इकट्ठे हो गए। अब हुआ ये कि ए और बी ने एक प्रॉमिसरी नोट जो है वो बनाया सी के फेवर में।
कि जो भी कारोबार, जो भी हिसाब किताब होता है, उसका मुनाफा हम सी को देंगे। इन्होंने एक प्रॉमिसरी नोट बनाया। अब बाद में ये दोनों ए और बी जो हैं अपने उस प्रॉमिसरी नोट से फिर गए। जब फिर गए तो अब सी के पास 3 ऑप्शन है, या तो वो ए वाली जिस जगह पे ए रहता है वहां पे ये केस दायर करे, या जिस जगह पे बी रहता है वहां पे ये केस दायर करे, या जिस जगह पे कॉज ऑफ एक्शन यानी कि बहावलपुर वहां पे ये केस दायर कर सकता है। अब बाकी चीज़ें समझ आने वाली हैं। कॉज ऑफ एक्शन आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है कि कॉज ऑफ एक्शन राइज कहाँ से होता है, कब होता है। तो जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि जहाँ पे एक से ज़्यादा डिफेंडेंट होंगे उस सूरत में अगर सी ए की मतलब लोकल जुरिस्डिक्शन में केस दायर करता है तो उसे बी की मर्जी शामिल करवानी होगी। अगर बी अपनी मर्जी शामिल नहीं करता तो ऐसी सूरत में उसे लीव ऑफ द कोर्ट लेनी पड़ेगी, यानी कि कोर्ट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो कोर्ट अगर परमिट करेगी तो ही सी जो है ए की रेजिडेंस वाली जगह पर केस दायर कर सकता है। सेम इज़ द केस कि अगर वो बी की रेजिडेंस वाली जगह पे केस करना चाहता है तो उसे ए की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर ए परमिट नहीं करता तो उसको कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ेगी। तो दिस वाज अबाउट सेक्शन 20। और उसके बाद लास्ट सेक्शन 21। जब भी कोर्ट में कोई प्लेंट फाइल होती है तो उस प्लेंट के जवाब में एक रिटन स्टेटमेंट आती है। तो जब भी प्लेंट फाइल होती है तो प्लेंट में बताया जाता है कि जी जनाब आपकी जो है वो जुरिस्डिक्शन बनती है इसलिए मैं ये प्लेंट दायर कर रहा हूँ। और जब आप रिटन स्टेटमेंट देते हैं तो इसके जवाब में अगर आप कह देते हैं कि जी ओके तो आपने मीन्स उसकी जुरिस्डिक्शन को एक्सेप्ट कर लिया है। तो सेक्शन 21 में वो कहता है कि अगर आप जुरिस्डिक्शन को ऑब्जेक्ट करना चाहते हैं, उस पर ऑब्जेक्शन लाना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट इंस्टेंस में ही उस पर ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्टली उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करते तो यही समझा जाएगा कि अदालत ने अपनी जुरिस्डिक्शन में रहते हुए वो डिक्री की है और वो डिक्री वैलिड होगी, नल एंड वाइड नहीं होगी। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो सेक्शन 19, 20, 21 के बारे में था। सेक्शन 19 जो है कि अगर आपके साथ कोई रॉन्ग कमिट हुआ है या आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ कोई रॉन्ग कमिट हुआ है तो ऐसी सूरत में आप 2 जगहों पे केस फाइल कर सकते हैं, जहाँ पे रॉन्ग कमिट हुआ है वहाँ पे, या जहाँ पे आपका डिफेंडेंट रहता है या बिजनेस कोई करता है। सेक्शन 20 कहता है कि अगर कंट्रैक्ट की सूरत में कंट्रैक्ट ब्रीच होता है तो आप जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है वहाँ पे केस कर सकते हैं, जहाँ पे वन ऑफ द डिफेंडेंट रहता है वहाँ पे केस करते हैं, जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन होली और पार्टली अराइज हुआ है वहाँ पे भी आप केस कर सकते हैं। सेक्शन 21 कहता है कि अगर आपको जुरिस्डिक्शन के लिहाज से कोई भी ऑब्जेक्शन है तो वो आप फर्स्ट इंस्टेंस में उसको बताएं, अदरवाइज यही समझा जाएगा कि कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन में रहते हुए इस केस का फैसला सुनाया है और वो फैसला नल एंड वाइड नहीं होगा, वो बिल्कुल वैलिड होगा। थैंक यू वेरी मच।